हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पार्ट 2 के बारे में। तो कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% ऑफ द डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें क्या होता है, एज पर रूल 7C ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेयर एंड डिबेंचर रूल 2014, एवरी अनलिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR shall before the 30th of the April of each year deposit or invest a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debenture maturing to be redeemed during the year ending on the 31st March next year। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो पहली बात तो लिस्टेड कंपनी को DRR बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है। तो DRR अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी बना रही है तो जैसा कि आपको पता होगा कि 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल को उसी साल उसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, उसको ये एंट्री पास करनी होती है। मतलब उसको पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे DRR में रखना पड़ता है, उसको DRR क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये DRR में जो पैसा रखा जाता है, तो अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन दे देता है कि 1 अप्रैल 2018-19 में का ईयर है और 2018-19 का है, तो 31 मार्च 2019 को हमारा डिबेंचर रिडीम होना है। तो आप सिंपली बोलोगे कि सर ऐसा है तो फिर 30 अप्रैल 2018 को DRR बनेगा, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन इसमें ये दे दे कि अक्टूबर में मतलब 1 अक्टूबर 2018 को डिबेंचर रिडीम होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, 1 अक्टूबर 2018 को। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 18-19 का है। तो इस कंडीशन पे हमारा DRR कब बनेगा, तो इस कंडीशन पे भी आप यही बताओगे कि सर DRR 30 अप्रैल को ही बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। जैसा कि हमारे दिमाग में ये है कि क्योंकि बुक में नॉर्मली जो क्वेश्चन देता है वो 11 महीने का देता है कि 11 महीने पहले हम DRR बना देते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि 11 महीने पहले DRR बनाना है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको दिमाग में ये बैठाना है कि जब भी 30 अप्रैल उस फाइनेंशियल ईयर का आएगा तो उस दिन हमको DRR बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सेट कर लीजिए कि 30 अप्रैल को उस फाइनेंशियल ईयर में हमको DRR बनाना है, चाहे उस फाइनेंशियल ईयर में चाहे जब भी वो डिबेंचर रिडीम हो रहा हो। क्लियर है? तो इस चीज़ को कर लीजिएगा क्योंकि अभी अब तक जो बुक में जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए हैं सब में तो 31 मार्च ही दिया रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर 1 अक्टूबर बोल दिया तो फिर आप 11 महीने पीछे जाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको आंसर 30 अप्रैल ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर रिडीम करने के 4 मेथड्स होते हैं: लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। तो पहले आते हैं लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड। तो लमसम में हम क्या होता है कि हम एक अमाउंट साल के आखिरी में पेमेंट कर देते हैं। तो कैसे होता है देखते हैं। द कंपनी रिडीम होल ऑफ इट्स डिबेंचर इन वन लमसम एट द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज एट द मैच्योरिटी डेट ऑफ द डिबेंचर और अर्लियर एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी क्या करती है, पूरा पैसा जितने का डिबेंचर उसने मार्केट में बेचा है उसको रिडीम, मतलब पैसा अपने पास रखे हुए हैं उसको रिडीम करने के लिए कोई भी एक लमसम डेट निकाला जाता है और उस दिन पूरा पैसा पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा पैसा जो भी पे कर दिया जाएगा वो डेट फिक्स रहती है क्योंकि वो डेट पहले से ही एग्रीड होती है। जब उस समय कंपनी का जब ये डिबेंचर होल्डर ख़रीदते हैं तो उसी समय वो रेट फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया जाता है। तो उसी टाइम को कंपनी क्या करती है, पूरा अमाउंट पे कर देती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द अनलिस्टेड कंपनी टू ट्रांसफ़र एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द
डिबेंचर आउटस्टैंडिंग for the surplus from surplus in the statement of PL account to newly opened account called debenture redemption reserve। तो देखिए जो अनलिस्टेड कंपनी है अब उसके लिए कंपलसरी होता है कि वो 10% DRR का बनाए, ठीक है, वो भी फेस वैल्यू का। ठीक है, फेस वैल्यू समझते ही हैं, अगर 1,000 का डिबेंचर है और उसको 1,050 में इशू किया जाए तो उसका फेस वैल्यू 1,000 ही होगा। तो 1,000 का 10% का जो भी जितना अमाउंट बनेगा, 1,000 इंटू जितना डिबेंचर वो रिडीम कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उतना पैसा निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रखना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर। रिडम्पशन स्टार्ट होने के पहले आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। सच रिडम्पशन इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो रिडम्पशन होता है, ये जो लमसम रिडम्पशन होता है, इसको हम लोग रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा अलग से नहीं रखा जाता। यहाँ पे जो पैसा होता है वो उस साल के प्रॉफिट से ही निकाल के वापस किया जाता है। ठीक है, व्हेन ऑल द डिबेंचर आर रिडीम्ड इन द लमसम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स एंट्री अमाउंट टू जनरल रिजर्व। मतलब जब डिबेंचर रिडीम हो जाता है तो उस कंडीशन पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्लोज करने के लिए हम जनरल रिजर्व का ऑप्शन लेते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री जो होती है वो जनरल रिजर्व के हेल्प से होती है। तो ये सब पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्लोजिंग एंट्री के बारे में कई बार पूछता है। ठीक है, ओपनिंग एंट्री पूछे ना पूछे, क्लोजिंग एंट्री जरूर पूछा है कि वो एंट्री क्लोज कैसे होगी। नेक्स्ट आते हैं, एंट्री कैसे होगी। ऑन 31st March of the previous year, on transfer of profit by unlisted company from the surplus of statement of PL account 10% of the face value to the डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट से पैसा निकालते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि लम सम जब पेमेंट की बात आती है तो हमारे पास कोई पैसा पहले से जमा नहीं होता है, हमारे पास जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में से हम पैसा निकालते हैं। तो इसीलिए सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू 30th अप्रैल, अब 30th अप्रैल on making the investment at the rate 15% of the face value of the debenture redemption। तो ये आपको पता ही है 15% हम लोग करते हैं DRI में, तो DRI टू बैंक। ठीक है, तो ये 15% फेस वैल्यू का निकाल के आप 30 अप्रैल को, अप टू लिखा हुआ है लेकिन 30 अप्रैल को ही करते हैं। ठीक है, तो 30 अप्रैल को आपको पहला काम आपने क्या किया, पहला काम आपने किया 10% पैसा सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के DRR में लिखा, और दूसरा ऑप्शन आपने क्या किया, DRI से पैसा निकाल, DRI अकाउंट को डेबिट करके पैसा भेज दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। क्लियर है। तो ये हो गया आपका अनलिस्टेड कंपनी का फॉर्मेट। नेक्स्ट क्या एंट्री होगी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अब रिडम्पशन का समय आ गया तो पहले DRI का पैसा मंगाएंगे। ये रिडम्पशन के डेट के दिन होता है, 31 मार्च है तो 31 मार्च को ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट टू DRI। अब DRI वाला पैसा जो भेजे थे अब वो पैसा मंगा लेंगे। दूसरा टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री होगी, डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये आपकी पैसा पेमेंट करने की एंट्री होगी। अब देखिए जो लास्ट में जो आपको एंट्री मैम बता रहे थे कि इसमें कैसे होगा, तो देखिए DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो यही आपको एंट्री बताना था कि DRR को कैसे क्लोज करते हैं, यही आपको याद करना है कि इसको जनरल रिजर्व के हेल्प से क्लोज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, और इसको हम लोग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डिबेंचर आर रिडीम इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट। दिस प्रोसीजर इज नोन एज ड्रॉइंग बाय लॉट्स, ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर टू DRR in case of unlisted company before redemption being is necessary in this method। तो देखिए इसमें क्या होता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारे पास लॉट्स होते हैं कि जितना भी पैसा है उसको इक्वल लॉट्स में बांटेंगे या फिर अलग अलग अमाउंट में जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10,000 डिबेंचर हमने
इशू किया था। अब 10,000 डिबेंचर को रिडीम करना है, तो अपने पास ऑप्शन क्या है? अगर इक्वल बोल देता है तो दो दो बोलता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट रिडीम करना है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसकी एंट्री बनेगी। ठीक है, तो अगर आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर आप एंट्री बनाते हैं, तो पहले सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व करेंगे, जो जो अभी आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो सरप्लस जो निकालेंगे, वो जो भी अमाउंट वो जा रहा है, ठीक है, तो उसका 10% आप निकाल लेंगे पहले, जो कि आपको सिखाया गया है। फिर उसके बाद DRI 30 अप्रैल को करेंगे। ठीक है, तो DRI भी जो करेंगे, वो जितना अमाउंट जाने वाला है, मतलब टोटल अमाउंट नहीं, जितना अमाउंट जाने वाला है इस साल, ठीक है, उसका DRI निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका पेमेंट करेंगे। बस इसमें आपको यही ध्यान देना है कि DRI का पैसा यहाँ मंगाना नहीं है, मंगाएंगे कब? एकदम आखिरी में, या फिर कुछ बीच में फ्लक्चुएशंस होते हैं तब मंगाएंगे। ठीक है, तो DRI का पैसा आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिबेंचर होल्डर पेमेंट कर देंगे। हाँ, लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व जो है, वो आप जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करेंगे, और उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे जितना डिबेंचर आपने रिडीम किया है उस साल। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के लिए अपने बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने जो समझा दिया उतना ही काफ़ी है। ठीक है, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वाला क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट आते हैं, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में अगर डिबेंचर परचेज कर रहे हैं तो क्या होता है? तो ओपन मार्केट में क्या करते हैं कि देखिए, हमारे पास ऑप्शन ये भी होता है कि डिबेंचर को ओपन मार्केट से ख़रीदना, तो कंपनी तभी ख़रीदती है ओपन मार्केट से जब ओपन मार्केट में डिबेंचर उसका सस्ता बिक रहा है। ठीक है, जैसे मानते हैं कि 1,000 रुपये का डिबेंचर कंपनी ने इशू किया, अब ओपन मार्केट में उसका डिबेंचर का रेट 900 रुपीज़ हो गया, तो उसको अब 900 रुपीज़ में ही उसको 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? उसको रिडीम ना करके वो क्या करेगी? वहीं से ख़रीद लेगी, तो वहाँ से ख़रीद लेगी, ऑटोमेटिक लोगों को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा कंपनी का फ़ायदा हो जाता है, कंपनी का 100 रुपये के हिसाब से एक डिबेंचर में फ़ायदा हो जाता है। तो कंपनी भी कोशिश करती है कि ओपन मार्केट से ही हम उसको रिडीम कर दें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन, इफ ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिडीम इस डिबेंचर बाय परचेजिंग देम इन द ओपन मार्केट। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी तभी ये काम कर सकती है जब उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको इसको करने के लिए ऑप्शन दे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ओपन मार्केट मींस परचेजिंग ओन डिबेंचर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो ओपन मार्केट का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज से जाके शेयर खरीदना, जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है, वहाँ से जाके कंपनी क्या करती है? अपना डिबेंचर खरीदती है, लेकिन तभी खरीदेगी जब उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउ करेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी के पास ऑप्शन है ऐसा खरीदने का, तभी कंपनी खरीद सकती है। इट इज़ अज्यूम दैट द कंपनी हैज़ सफिशिएंट बैलेंस इन द DRR बिफोर इनिशिएटिंग द परचेज ऑफ द डिबेंचर ऑफ फॉर कैंसिलेशन। अब इसमें देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कंपनी वहाँ से परचेज कर रही है तो ये देखा जाता है कि DRR में उसके बैलेंस है कि नहीं, 10% है कि नहीं। हालांकि हम लोग एंट्री करते नहीं हैं, अगर आप देखेंगे ओपन मार्केट वाला तो उसमें DRR की एंट्री होती नहीं है, डायरेक्टली जाके हम खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कंपनी के पास होना चाहिए कि DRR उसको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री न करनी तो नहीं होती है, लेकिन DRR क्रिएट करना पड़ता है, तो कंपनी अपने से उसको क्रिएट करती है। ठीक है, hence unless otherwise start there is no need of creating DRR in this method। तो इसमें बाद में बोल भी दिया है कि कोई मेथड में क्वेश्चन लगाते समय आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उतना पैसा आपके पास होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद आफ्टर परचेजिंग द डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट द कंपनी में यूज़ आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शन। तो कंपनी जब वहाँ से ख़रीदती है डिबेंचर ओपन मार्केट से, तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है? कंपनी में इमीडिएटली कैंसिल द डिबेंचर, सो परचेज डिबेंचर कैन बी कैंसल्ड ओनली आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इज इफेक्ट। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अलाउ करते हैं कंपनी को, तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो रिजोल्यूशन पास करके डिबेंचर को कैंसिल कर दे। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी उसको कैंसिल नहीं करती है डिबेंचर को,
और उसको अलाइव रखती है, ठीक है, विथ अ व्यू टू इशूइंग देम इन द फ्यूचर, ताकि अगर फिर से अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो कंपनी फिर से इस डिबेंचर को मार्केट में इशू कर सके। तो दो ऑप्शन है, पहला कैंसिल का, दूसरा उसको अलाइव रखना। तो अगर कैंसिल करना चाहती है तो उस कंडीशन पे उसको अपने जो भी कंपनी में रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर उसको अलाउ करेंगे तभी कंपनी उसको कैंसिल कर सकती है, नहीं तो कंपनी उसको अलाइव रखती है और फ्यूचर में उस डिबेंचर को फिर से इशू कर सकती है। और बाकी ये कन्वर्जन इनटू शेयर्स आपका उसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ होता क्या है। इसमें डिबेंचर जो होता है उसको शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर का पूरा जो होता है वो कंपनी का जो मार्केट में शेयर चल रहा है उस प्राइस पे कंपनी उसको इशू कर देती है। तो इसमें भी कभी कभी हमारे डिबेंचर होल्डर्स का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनको मार्केट में शेयर के अच्छे भाव मिल जाते हैं। प्रॉफिट ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज़ ट्रांसफ़र टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट होता है आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, वो ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल रिजर्व अमाउंट अकाउंट में। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। द प्रॉफिट ऑन द कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर परचेज बाय द कंपनी इज़ ओपन मार्केट इज़ कॉल्ड इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट। तो जो अगर डिबेंचर कंपनी ओपन मार्केट से अगर ख़रीद रही है तो उसमें जो कंपनी को फ़ायदा होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 1,000 रुपये का डिबेंचर है और ओपन मार्केट से कंपनी 900 में ख़रीद ले रही है, तो उस कंडीशन में कंपनी का जो भी फ़ायदा होगा कंपनी उस फ़ायदे को बोलेगी कैपिटल प्रॉफिट। थैंक यू, सारे चीज़ लर्न कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।